हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेज़ीमार्क एडवाइज़र्स। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी जो ट्रेडमार्क में सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आता है, क्यों आता है, या फिर ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखिए कि आपका जो ट्रेडमार्क है उसमें सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो आप इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब भी ट्रेडमार्क क्या होता है, एक ब्रांड होता है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको अप्लाई करने से पहले चेक करना होता है। तो कॉमनली ट्रेडमार्क सेक्शन 9 और 11 में ऑब्जेक्शन जो है वो आते हैं। तो सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन क्यों आता है, या ऑब्जेक्शन आने के बाद हमें किस तरह से जो है उस पर एक्शन लेना है, या हमें क्या चीज़ें करनी है कि जिस वजह से ऑब्जेक्शन आए ही ना, या उसके चांसेस कम हो जाए। तो उसके सेक्शन 9 के ट्रैक्शन 9 की वीडियो जो है ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज हम ट्रेडमार्क सेक्शन 11 के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेडमार्क सेक्शन 11 है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग जो है रेज किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली टाइम पे अपना रिप्लाई सबमिट नहीं करेंगे तो रिफ्यूज़ भी आपका ट्रेडमार्क हो सकता है, जिसमें जो है आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 डेज़ का जो है टाइम होता है। तो आगे हम वो भी देखेंगे किस तरह से जो है ऑब्जेक्शन आता क्या है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न जो होता है डिस्क्रिप्टिवनेस का, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल के साथ दिखाया हुआ है। सपोज आपको क्रिस्पी वर्ड, आपका पोटैटो चिप्स का बिजनेस है और आपको क्रिस्पी वर्ड को ही ट्रेडमार्क लेना है। इट्स मीन जैसे आपका कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, इसकी जगह आप क्रिस्पी वर्ड से जो है अपना पोटैटो चिप्स जो है लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो पोटैटो चिप्स जो होते हैं या कोई भी चिप्स होते हैं, वो क्रिस्पीनेस तो उसका नेचर है। तो आप सेम ही चीज़ का जो है ट्रेडमार्क अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आएगा ही। नेक्स्ट है डिसेप्टिव मार्क। डिसेप्टिव मार्क्स क्या है, जिससे कि किस पब्लिक को पढ़ने में कंफ्यूजन है, किसी को भी पढ़ने में। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूजिंग अ मार्क दैट फॉल्सली सजेस्ट अ जियोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे अभी हमने देखा क्रिस्पी, तो एक तरह से क्या है, वो डिसेप्टिव दिखा रहा है, हमें कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि वो तो खुद में ही जो है क्रिस्पी चीज़ होती ही है। तो सेम चीज़ क्या हुआ, डिसेप्टिव मार्क, ऐसा कोई भी मार्क जिसको देख के कंफ्यूजन आए। जैसे कि आप वाटर का ट्रेडमार्क लेते हैं और आप ओशियन रख देते हैं, तो फिर इसमें कन्फ्यूज़न की चीज़ आ जाती है, क्या समुद्र का पानी और पानी। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपके ट्रेडमार्क नेम में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बिसलेरी देखेंगे तो बिसलेरी वर्ड और पानी का ऐसे नॉर्मली कोई रिलेशन नहीं है। या आप अमेज़न देखेंगे, अमेज़न जो ब्रांड है, अमेज़न रियल में क्या है, नदी है। बट जो अमेज़न का जो ब्रांड है वो क्या करते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को अवेल कराते हैं। तो दोनों क्या है, अलग-अलग चीज़ें। तो इसी तरह से आपका जो है ट्रेडमार्क का नेम होना चाहिए। प्रोहिबिटेड मार्क, ऐसा कोई भी मार्क या कोई भी ऑब्सीन जो चीज़ हर्ट, रिलीजियस को हर्ट करे, चाहे किसी भी रिलीजन को हर्ट करे, ऐसे वर्ड का भी आपको ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करवाना है। कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव वर्ड होता है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। एज ए इंडियन, यहाँ पे सभी रिलीजन्स की अपनी वैल्यू है, तो कोई भी ऐसे वर्ड का ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा जिससे कि किसी भी रिलीजन को जो है हर्ट होए। Next है functional mark. If trademark consists exclusively of the shape of result from the nature of goods themselves or is necessary to obtain a technical result, it can be objected. जैसे एग्जाम्पल है, आप एक trying to register a specific shape of hammer head that is purely functional may face objection. सपोज हैमर है, हैमर का ऑलरेडी पता है ये हैमर हैमर है, जो कॉमन वर्ड है, जो भी आपका हथौड़ा होता है, आप उसी चीज़ को जाएंगे रजिस्टर करने के लिए। तो उस चीज़ का जो चीज़ आपका फंक्शन है, जो प्रोडक्ट भी या जिस भी चीज़ का आपका प्रोडक्ट है और आप उसी फंक्शन को रजिस्टर करना चाहिए उसकी शेप में, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है जेनरिक। जेनरिक वर्ड भी आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे इफ़ अ ट्रेडमार्क इज़ अ कॉमन और जेनरिक टर्म ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट मे बी ऑब्जेक्टेड। जैसे एग्जांपल है, हम कंप्यूटर वर्ड को सपोज आपने रजिस्टर करवाने के लिए अप्लाई कर दिया और आपका प्रोडक्ट भी कंप्यूटर रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, उसका जेनरिक वर्ड हो गया। जैसे एग्जाम्पल होगी हल्दी। हल्दी क्या होती है, नॉर्मली वो येलो ही होती है, तो आप येलो नाम से हल्दी का ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि अगर जब आप ट्रेडमार्क लेने जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो उसका जेनरिक टर्म है। तो इस रियल वर्ड या किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी भी चीज़ का ट्रेडमार्क है, उस नेम को, सेम नेम को आप ट्रेडमार्क कराने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, बट ये है कि उसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा। डेफिनेटली आपने कई सारे ऐसे ब्रांड देखे होंगे जो जेनरिक वर्ड से भी रजिस्टर्ड होंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट ये कि आपको ऑब्जेक्शन आती है। और पहले से अगर आपको पता होगा
कि आपके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आएगा, तो उसको क्या करेंगे, आप ठीक तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ रिप्लाई नॉट फाइल। अगर आप रिप्लाई नहीं फाइल करते तो क्या होता है। When a trademark application faces an objection, the applicant has an opportunity to respond, the provide argument or evidence to overcome the objection. If the objection is not successfully addressed, registrar may refuse the registered trademark. तो जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो एक प्रॉपर टाइम मिलता है एप्लीकेंट को कि उसमें आप रिप्लाई को फाइल कीजिए, और उसके बेस पे अगर इन केस रिप्लाई पे एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो हियरिंग पे जाता है, या जो भी चीज़ आपने रिप्लाई के टाइम पे रिटर्न सबमिशन दी है, तो हियरिंग पे क्या होता है, उसकी हियरिंग मतलब सामने से आप उसके आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस उसके सबमिट किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्शन रिपोर्ट से, जैसा कि आपको देखेंगे आपके सामने एक ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आई हुई है जो सेक्शन 11 की है। इसमें आप देखिए क्या कहता है डिपार्टमेंट, इफ द अबव मेंशन एप्लीकेशन हैज़ बीन एग्जामिन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 and trademark rules 2002 and the trademark applied is open to objection under the following। मीन्स के ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आए हैं, क्यों आए हैं वो देखिए। मेन क्या दिखाया हुआ इन्होंने, द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एज अ मार्क इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में देखने में सेम है, और सिमिलर टू अर्लियर, अर्लियर मार्क मतलब उसी नेम से पहले से ही कोई ट्रेडमार्क अप्लाई हो रखा है, और गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन भी सेम है बिकॉज ऑफ सच आइडेंटिटी, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, पहले अप्लाई ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, तो इससे क्या कंफ्यूजन हो सकती है पब्लिक को कि कहीं ये उनका ही ब्रांड तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, हेंस द अबव एप्लीकेशन इज लायबल टू रिफ्यूज, जो अबव एप्लीकेशन है उसको डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर सकता है। एंड यू आर रिक्वेस्टेड मतलब एप्लीकेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपना रिस्पॉन्स जो सबमिट करें विद इन 1 मंथ फॉर डेट ऑफ रिसेप्शन, मतलब जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है उससे 1 मंथ के अंदर में जो है रिप्लाई को फाइल करना है। प्रॉपर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्लीज नोट दैट इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड और अ रिक्वेस्ट फॉर अ हियरिंग इज अप्लाइड फॉर विद इन द अबव मेंशन स्टिपुलेटेड टाइम, the said application shall be treated to have been abandoned। अगर जो इसमें टाइम दिया हुआ है 1 मंथ का डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट से, अगर 1 मंथ में अगर रिप्लाई नहीं फाइल किया जाता है तो डिपार्टमेंट जो है इस एप्लीकेशन को अबैंडन कर सकता है। तो जब भी आपका किसी ये जो नोटिस आता है तो इसको आपको ध्यान से जो है वो पढ़ना है, इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है वो सारी चीज़ देखने के बाद ही जो है आपको इसका 1 मंथ के अंदर, विद इन अ मंथ के अंदर आपको जो है रिप्लाई फाइल कर देना है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग 1 मंथ बाद डिपार्टमेंट जो है अबैंडन कर सकता है। अबैंडन मीन्स फाइल को डिपार्टमेंट मानेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एप्लीकेंट ने अप्लाई करके जस्ट छोड़ दिया है, तो वो इसको एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क है उसमें आप नीचे की साइड आएंगे, तो ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है जिससे भी मैच हो रहा होता है उसकी यहाँ पे डिटेल लिखी होती है कि इससे मैच हो रहा है। मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपके ट्रेडमार्क थोड़ा-सा भी मैच कर जाता है, सपोज़ 3 टू 4 लेटर्स भी मैच कर जाता है, तो उसमें भी क्या होता है डिपार्टमेंट सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन दे देता है। कई केसेस में क्या होता है कि पूरी तरह से सेम नहीं होते हैं, बोलने में भी अलग होते हैं, बट जो सिर्फ़ इनिशियल्स के 3 या 4 लेटर से बीच के जो है कोई जो लेटर्स है वो मैच हो जाते हैं, या वर्ड कोई मैच हो जाता है, तो इस वजह से भी ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेके जो है रिप्लाई फाइल करा लीजिए। मैक्सिमम ट्रेडमार्क जो है ऐसा नहीं है कि हायरिंग पर ही जाते हैं, वो रिप्लाई पर भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, और अभी के टाइम में जो ट्रेडमार्क इजीली जल्दी से एक्सेप्ट हो रहे हैं, जल्दी से उसका प्रोसेस हो रहा है। तो अपने ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन में आपको छोड़ना नहीं है, पहले उसकी रिपोर्ट को रिव्यू कराना है किसी भी प्रोफेशनल से, तब जाके जो आपको रिप्लाई फाइल करना है अगर ज़रूरत होती है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपने बिल्कुल ही एग्जैक्ट किसी का सेम नेम ही अप्लाई कर दिया है, तो वो केसेस फिर अलग होता है, उसमें फिर अलग से उसकी जो है फ़ाइल को देखना होता है कि चांसेस है कि हम आगे बढ़े, या फिर जो है हम इस एप्लीकेशन को यहीं छोड़ के न्यू की तरफ जाए। तो ये आपको तभी बता पाएंगे जब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। सेम अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉल करके अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिव्यू करा सकते हैं कि रिप्लाई फाइल करना चाहिए या फिर हमें जो है उसको छोड़ के नेक्स्ट ट्रेडमार्क की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार अगर बिल्कुल चांसेस ही नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं होता, आप उस पे अपना टाइम एंड मनी उस पे वेस्ट करते रहें। तो ये थी सारी चीज़ें कि सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन क्यों आता है, और अगर आता है तो आपको क्या चीज़ें करनी है।
आगे से किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप न्यू ट्रेडमार्क को फाइल करेंगे। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है। फर्दर कोई भी आपको किसी भी तरह की क्वेरी आती है, कोई और ऑब्जेक्शन के बारे में जानना है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उसके बारे में भी वीडियो जल्द ही पोस्ट कर दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।